प्रसार भारती अभिलेखागार की प्रस्तुति सदाबहार सुनहरे दौर का अनमोल खजाना। दूसरे की फिक्र नहीं, सिर्फ अपना ही ख्याल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। ज्ञान की कमी नहीं, समझदारी का अकाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है। नमस्कार, स्वागत है आपका आपके ही शो हम ऐसे क्यों हैं में। हमारे साथ दो खास मेहमान, मेजर जनरल खरब, ये हैं चेयरमैन ऑफ एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, और मिस्टर अर्पण शर्मा, ये हैं कन्वीनर ऑफ फेडरेशन ऑफ इंडियन एनिमल प्रोटेक्शन ऑर्गेनाइजेशंस। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। और साथ में हमारी ऑडियंस है नेशनल पब्लिक स्कूल से, अध्यापक भी हैं और स्टूडेंट्स भी। आप सबका भी स्वागत है। आज का मुद्दा डॉग मेनेस। आपने पढ़ा होगा कि युधिष्ठिर जब पांडवों के साथ हिमालय की तरफ चले तो उनके पीछे एक देसी कुत्ता साथ चल दिया। पांडव तो रास्ते में गिर गए, लेकिन युधिष्ठिर और वो देसी कुत्ता हिमालय की चोटी पे पहुंचे, जहां पर उनके भगवान से मुलाकात हुई। और युधिष्ठिर ने भगवान को इंसिस्ट किया कि मैं इस कुत्ते को भी लेके आऊँगा आपके स्वर्ग में, नहीं तो नहीं आऊँगा। लेकिन अगर आज की डेट में पांडव फिर से चले यहाँ से तो एक कुत्ता नहीं जाएगा, 50 कुत्ते पीछे साथ चलेंगे। कुत्तों की तादाद बढ़ गई है। और ये एक मुद्दा होगा। और दूसरा मुद्दा होगा पेट्स मेनेस। सो एक देसी कुत्ता मेनेस और पेट्स मेनेस। देखिए, आपका कहना बिल्कुल सच है। आज हमारे देश में 20 मिलियन से भी ज़्यादा स्ट्री डॉग्स हैं और इससे तकरीबन आधा पेट डॉग्स हैं। सो 30 मिलियन की पॉपुलेशन है हमारे देश के अंदर। और नॉर्मली ये कहा जाता है कि एक कुत्ता 40 आदमियों के पीछे। जो रेशो है मैन टू डॉग इज़ 40 मैन एंड 1 डॉग। बहुत हाई रेशो है। और ये रेशो क्यों बढ़ी, इसके भी कई कारण हैं। बताइए। हमको देखना पड़ेगा उसमें। बताएं क्या कारण है। कुत्तों को खाने पीने के लिए बहुत मिल रहा है। हमारे शहर कस्बे बढ़ते जा रहे हैं। जो सॉलिड वेस्ट है हमारा, जो कॉलोनीज़ के अंदर है, सिटीज़ के अंदर है, वो सिविक बॉडीज़ अच्छी तरह से उसको एड्रेस नहीं कर पा रही हैं। इससे क्या होता है, कुत्तों को खूब खाने पीने के लिए मिलता है, वो जल्दी मैच्योर होते हैं, ज़्यादा ब्रीड करते हैं और उनके बच्चे इतने हो जाते हैं कि एक कुत्ता कम से कम 200 से ज़्यादा बच्चे बना देता है अपने 3 से 4 साल के पीरियड के अंदर। तो ये क्या उसकी खुराक पे भी डिपेंडेंट है? अगर उसको ज़्यादा खुराक मिलेगी तो उसके ज़्यादा बच्चे होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर तंदुरुस्त होगा कुत्ता तो जल्दी वो मैच्योर होगा और ज़्यादा बच्चे बनेंगे उसके। अगर कुत्ते को खाने के लिए कम मिलेगा, कमज़ोर होगा, उसकी मैच्योरिटी देर से होगी और उसकी जो कंसेप्शन भी होगी वो कम बच्चे उसके पैदा होंगे। सो बढ़ते कुत्तों की जो संख्या है उसके पीछे एक बड़ा इंपॉर्टेंट कारण है पुअर गार्बेज डिस्पोजल बाय द सिविक बॉडीज, पंचायत। कुत्ता 5:30-6 बजे तक अपनी जगह पे रहता है, फिर उठता है और वो चल पड़ता है खुराक की तलाश में सुबह। और कुत्ते टेरिटोरियल हैं, हर एक कॉलोनी का एरिया होता है, उसी के अंदर वो रहते हैं, सीमित रहते हैं, बाहर नहीं जाते उसके। उसको पता है कहाँ ये खाने के लिए उसको मिलेगा और वहाँ वो पहुँच जाते हैं और वो सब जो पॉलीथीन है, जो कुछ भी, उनको फाड़ के और खूब खाना खा लेते हैं, जब तक रैग पिघल जाते हैं कि उसको सब खाली मिलता है। हम इस बात पर पहुँच रहे हैं कि गार्बेज डिस्पोजल जो है, जिसको हम ठीक करना चाहते हैं, जिससे कुत्तों की तादाद में कमी होगी, वो ठीक ही नहीं हो पाएगा जब तक कुत्तों की तादाद में कमी ना हो। बिल्कुल सही बात है। दोनों तरफ से एड्रेस करना पड़ेगा। ओवर पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स, जो इनकी बढ़ती नफरी है, इसको एड्रेस करना पड़ेगा एक साइंटिफिक मैनर से, एक ह्यूमेन मैनर से। भारतवर्ष एक अहिंसा का देश है। हम इस प्रॉब्लम को इनह्यूमेन मेथड से नहीं एड्रेस करना चाहेंगे। वी वुड लाइक टू एड्रेस इट इन ए ह्यूमेन एंड ए कंपैशनेट मैनर एंड ए साइंटिफिक मैनर। WHO ने इसको बहुत स्टडी किया है और कई देशों में इन्होंने इस
इस प्रोग्राम को लागू किया है, उन्होंने कहा है कि एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम फॉर स्ट्रे डॉग्स, यानी कि कुत्तों को स्टेरलाइज करना, न्यूटर करना लार्ज स्केल के ऊपर, उसके साथ साथ उनको एंटी रेबीज़ प्रोटेक्शन देना एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम है। लेकिन इस प्रोग्राम को इंटेंसिव मैनर से करना है, बहुत ज़ोर शोर से करना है। थोड़े बहुत कुत्ते को अगर आप स्टेरलाइज कर रहे हैं तो उससे ये कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होना है। दूसरा प्रश्न आपसे ये पूछता हूँ, ये खुराक रिलेटेड ही, क्या हम भी कुत्तों को खाना जो देते हैं, कभी कभी सड़क के कुत्तों को खाना दे देते हैं, वो क्या गलत है? जो हम उनको कम्युनिटी के जो डॉग्स होते हैं, जो कम्युनिटी के अंदर लोग रहते हैं, उनकी भी कुछ जिम्मेदारी है उनकी देखभाल करने के लिए। जहाँ सॉलिड वेस्ट अच्छी तरह से मैनेज हो रहा है, वहाँ कुछ जिम्मेदारी हमारी बनती है कि जो हमारी कम्युनिटी में 5-10 कुत्ते रहते हैं, अगर उनको खाना नहीं दिया जाए तो वो उनके साथ ट्रीटमेंट ठीक नहीं होगा। तो कुछ जो कंपैशनेट सिटीजन्स हैं वो उनको खाना देते हैं, और दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बहुत ही अच्छा जजमेंट दिया है कि हर कॉलोनी के अंदर डॉग फीडिंग साइट्स नियुक्त किए जाएंगे, और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्होंने एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को दी है कि हम अपने बंदे वहाँ भेज के और रेजिडेंट्स के साथ मिलके, पुलिस के साथ मिलके डॉग फीडिंग साइट्स नियुक्त करें, और वहीं फीडिंग टाइम्स भी नियुक्त करें, ताकि कुत्ते को फीड करने के लिए जो कंपैशनेट सिटीजन उसी टाइम पे जाएं और कुत्तों को वहाँ खाना दें। उससे और कुछ भी फायदे होंगे अगर ऐसी बहुत बड़े साइट फायदे हैं बनाई इसके। जाए तो? देखिए, जो हमारा एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम और एंटी रेबीज़ का प्रोग्राम है, उसमें कुत्तों को पकड़ना इन ए ह्यूमेन मैनर बहुत ज़रूरी है। अगर कुत्ते के साथ आपकी दोस्ती है, आप उसको खाना देते हैं, वो आपको पहचानता है, तो उसको पकड़ने में कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर आप कुत्ते को नहीं जानते हैं, अगर उसको आप पकड़ना चाहते हैं, ये बहुत मुश्किल काम है। या वैक्सीनेट करना चाहते हैं तो भी उसी जगह पर वैक्सीनेट करने के लिए सही प्रोग्राम बनाया जा सकता है, क्योंकि कुत्ते आने वाले हैं वहाँ खाना खाने। बिल्कुल। तो इसके डुअल बेनिफिट्स हैं। तो हम कुत्ते के साथ दोस्ती करते हैं, और एनुअल वैक्सीनेशन और ABC प्रोग्राम के लिए उनको बहुत प्यार के साथ पकड़ सकते हैं। लेकिन हमारे तो गांधी जी ही एक राइटिंग छोड़ गए हैं जिसमें उन्होंने बोला है कि अगर ये डॉग मेनेस बढ़े तो फिर कुत्ते को किल करना चाहिए। इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बापू एक बहुत ही क्रिटिकल जिसको हम कहते हैं और एवोल्यूशनरी व्यक्ति थे। उनकी अगर आप राइटिंग्स पढ़ें, वो आजीवन उनकी राइटिंग्स जो है इवॉल्व होती रही हैं, और इस पर हमने भी काफ़ी खोजबीन की है। ये सही बात है कि एक वक्त पे उनका ऐसा मत था, लेकिन अगर आप हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स देखेंगे तो आगे चल के उनका जो मत है वो इस पर बदला है। ना केवल इस पर पशुओं से संबंधित एक गांधी जी ही थे जो सबसे पहले जिन्होंने जो आज हम वीगन जिस कॉन्सेप्ट को कहते हैं, शायद वो सबसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सोचा इस बारे में। क्योंकि अगर आप उनकी लेटर राइटिंग्स, वीगन का अर्थ, वीगन एक ऐसा व्यक्ति होता है जो जानवरों से निकला हुआ किसी भी पदार्थ का सेवन नहीं करता है, किसी भी रूप में, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो सिल्क को पहनने के रूप में हो, चाहे वो लेदर को पहनने के रूप में हो। तो अब काफ़ी लोग हैं हमारे देश में भी और पूरे विश्व में जो ये मानते हैं कि पूरी तरह से वीगन होना सबसे करुणा का एक सबसे ऊंचा चरम है। गांधी जी ने, अगर आप ध्यान से उनकी राइटिंग्स पढ़ेंगे, स्पेशली उनकी जो बाद की राइटिंग्स हैं, उन्होंने ये दुख व्यक्त किया है कि वो बकरियां रखते थे और उनका दूध का सेवन करते थे, मैं बकरियों का दूध नहीं छोड़ पाया। तो और उसी समय, करीब उसी समय उन्होंने ये भी ये जो उनका तब मानना था, इस पर वो वापस गए। उन्होंने जानवरों के ऊपर काफ़ी लिखा है अराउंड करुणा के भाव में। तो मेरे ख्याल से गांधी जी ने तो खैर जो कहा सो कहा, वो अब हिस्ट्री है। मेरे ख्याल से हमें ये जो समस्या है इसका एक साइंटिफिक व्यू लेना बहुत ज़रूरी है। और ये वाद विवाद अब चलते रह सकते हैं कि हम ये ऐसे करें या वैसे करें, पर मेरे ख्याल से अब साइंस जो है पूरे विश्व में हमें उसने ये दिखाया है कि रेबीज़ की समस्या और कुत्तों की जनसंख्या को नियंत्रण करने का जो तरीका है वो अब हमारे सामने है। अब प्रश्न ये है पवन जी कि क्या हमारे में वो पॉलिटिकल विल है अव्वल, और क्या एज सिटीजन्स हम इस समस्या को कारगर रूप से सॉल्व करना चाहते हैं, या हम केवल इस वाद विवाद में घिरे रहना चाहते हैं जो कि हमें किसी मुकाम तक नहीं लेके जाएगा। तो
मेरा ये सुझाव है दर्शकों से, आपसे, हम सभी से, कि हम इसके पीछे जो विज्ञान है पहले उसको समझें और उसके बाद इस विज्ञान के आधार पे हम इस समस्या के निराकरण की तरफ बढ़ते चलें। कुछ पॉइंटर्स मेरे ख्याल से डॉक्टर खर्ब ने हमें दिए हैं और अवश्य मैं तो ये कहूँगा कि जो गार्बेज की समस्या है, एक्चुअली समस्या कुत्ते नहीं है, समस्या असल में गार्बेज है। जो कुत्ता काटता है उसके क्या क्या कारण होते हैं, कुत्ते के काटने के क्या कारण होते हैं? कुत्ता जब काटता है, जैसे कि एक प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स है, जैसे मदर ने बच्चे दिए, बच्चे आके उनके बच्चों को उठाने लगे तो मदर ने किया, या ब्रीडिंग सीजन हो रहा है जिसमें मेल डॉग्स आर वेरी एजी, यू नो, उस वक्त कुछ उन्होंने कर दिया तो कुत्ता काट लगता है। आप टीज करते हैं कुत्ते को, पत्थर मारते हैं, या वो एज ए प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्स ही कैन बाइट यू। सो बट नॉर्मली ए स्ट्रीट डॉग इज नॉट सपोज टू बाइट। स्कूटर और मोटरसाइकिल पे जो बेचारे लोग चलते हैं उनके पीछे कुत्ते बगैर किसी कारण के उनके पीछे भाग के उनको डिस्टेबलाइज कर देते हैं, कभी कभी काट एक्सीडेंट हो जाता है, हाँ, कभी काट भी लेते हैं। तो ये तो हमने कहीं पर भी कुत्ते को परेशान नहीं किया। नहीं, इसमें ही बताऊंगा। कुत्ता टेरिटोरियल है, ठीक है, वो समझता है कोई दूसरा आदमी मेरी टेरिटरी के अंदर आता है तो मैं उसको नहीं आने दूंगा। इसी तरह घर में भी जो कुत्ता पेट डॉग होता है, बाहर से आदमी आता है तो उसको भौंकता है वो कि भाई ये मेरा जगह है, आप क्यों आ रहे हैं इसके अंदर। इसी तरह से जो स्ट्रीट डॉग है, जो उसकी टेरिटरी है 1 किलोमीटर के अंदर जिसमें वो रहता है, जब स्कूटर वाला आता है या कोई ऐसा आदमी आता है, वो समझता है कि बाहर का आदमी है, मैं इसको नहीं आने दूंगा, तो वो इसको चेज करता है। दिस इज द नेचर। वो ये नेचर है। इस नेचर से एक चीज उपजती है, काटना, और लाखों बाइट्स साल की रिकॉर्ड होती हैं, क्योंकि लाखों कम से कम हमारे इंजेक्शन तो लगते ही हैं, और वो देसी कुत्ते से लगे या पेट डॉग से लगे, लगते तो हैं। इस पे आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से पवन जी, इसमें फिर से हमें थोड़ा गहराई में जाना पड़ेगा, बारीकी में जाना पड़ेगा। ये ऊपरी सतह से हम ये बहुत आसानी से कह के निकल जा सकते हैं कि देखिए इतना कुत्ते काट रहे हैं तो इसका ये एक मेनस हो गया है। इसमें गहराई और तीव्रता की बात यह है कि कौन से कुत्ते काट रहे हैं और क्यों काट रहे हैं। और हम लोगों ने इस पे थोड़ी बहुत रिसर्च की। हमने ये देखा कि जब आप स्टैटिस्टिक्स जहाँ से आ रही हैं, आंकड़ों के पीछे जाएंगे तो आप ये देखेंगे कि बहुत अधिक संख्या में ये जो काटने के केसेस आ रहे हैं वो असल में वैसे पालतू जानवरों से आ रहे हैं जिनका की देखभाल बिल्कुल ठीक तरह से नहीं हो रही है, जो कि अब्यूज्ड हैं, जो कि निगलेक्टेड हैं, जिनको कि सारा दिन या ज़्यादा समय बांध के रखा जाता है, जो फ्रस्ट्रेटेड जानवर हैं। इसलिए मेरे ख्याल से अगर ये चर्चा हमें एक मकाम तक ले जानी है तो जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप, कि अपने पालतू जानवरों का ख्याल किस तरह से रखें जिससे कि वो जानवर भी खुश और सुरक्षित रहे और स्वयं जो उसका मालिक है वो खुश और सुरक्षित रहे और जो आम जनता है वो सुरक्षित रहे। आप ध्यान से देखिए, आपके बहुत सारे केसेस में अब एक तो लोग फ्लैट्स में चले गए हैं, पेट्स के पास अब उस तरह की जगह नहीं बची जो पहले बची रहती थी। बहुत सारे केसेस में पेट्स जो हैं वो बंधे रहते हैं। इस वजह से एक फ्रस्ट्रेशन उत्पन्न होता है। मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब इस बारे में ज़्यादा हमें बता पाएंगे कि क्या बायोलॉजी वर्क करती है, पर ये फैक्ट है कि एक मेजॉरिटी, एक बड़ी संख्या जो बाइट्स की है वो असल में ऐसे पेट से आ रही है जब वो पेट घूमने जा रहा है, मुश्किल से उसको कभी बाहर जाने के लिए मिलता है, और जब भी प्रोवोकेशन होगा वो ज़रूर काटेगा। सो मेरे ख्याल से इसमें इस न्यूएंस में जाना ज़रूरी है, और जो दर्शक हैं और जो हम सभी हैं, मेरे ख्याल से हमें इस पे थोड़ा अवेयर होना पड़ेगा कि हम पेट्स को किस तरह से ट्रीट कर रहे हैं। और अगर आपके आसपास आप कभी ऐसा कुछ देखते हैं कि कोई पेट है जो सारा दिन बंद है, बंधा रहता है, भौंकता रहता है या किसी और तरह से पीड़ित है, तो उस पर ज़रूर गौर करें, पुलिस को बताएं, एनिमल वेलफेयर संस्थाओं को बताएं। काफ़ी हद तक इन कदमों से ये समस्या कंट्रोल होगी। अगर हम पेट्स को अच्छी तरह से रखेंगे बहुत हद तक ये समस्या कंट्रोल होगी। तो रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप पे फिर वापस लौटते हैं, बिकॉज इसमें और भी पहलू हैं। पहले एक देखते हैं क्लिप। We have a multiple program with a stray dog. One is we have a ABC program, that's a coordination with MCD and NDMC. We pick up all the dogs from the streets and get them sterilized with the cooperation of MCD and NDMC people, and sometimes we do self pickup also.
and pick up the dogs, keep them here for 5 days after the operation. Once the dog is fit to release on the road, then we'll send them back after giving the vaccination. We will release the dog. That's against only that anti-rabies vaccination we will give them. It is for a public awareness, the dog bite, and like to prevent a multiplication of like a dog population. So that the best way is to do the sterilization program for all the stray dogs. So that we have been doing it for quite long. Sterilizing the dog is like their population is going to be stable control, and dogs are going to be more calm and not aggressive. In case people get bitten by a dog or something, so it's best is to clean that bite wounds, wash the wounds thoroughly with a soap. I recommend even in case any pet dog or a stray dog, after that a dog bite, it is depend on the bite where exactly. थोड़ी सी एग्रेसिव है लेकिन केयर के लिए बहुत ही प्यारी है. शी इज़ एक्चुअली स्ट्रे डॉग, और इनफैक्ट हमारे पास 2 डॉग्स हैं, लेकिन कंपैरेटिवली ये बहुत ज़्यादा एज इन घर को केयर करने के लिए बहुत ही अच्छी है. इसने जो एक पॉइंट आया, हाँ जी, कि स्ट्रे डॉग पेट डॉग से बेहतर परफॉर्म कर रहा है. बिल्कुल. इसके बारे में क्या कहना है आपका? देखिए, इंडियन स्ट्रीट डॉग इज ए वेरी इंटेलिजेंट एनिमल. ओके. ए जर्मन साइंटिस्ट ने एक ये स्टडी की है और उन्होंने ये पता लगाया कि हमारे देसी कुत्तों पे, देसी कुत्ता, हिंदुस्तानी देसी कुत्ता बहुत ही इंटेलिजेंट है, बहुत ही वफादार है, और हमारा नॉलेज ब्रीड्स के बारे में बहुत थोड़ा है, तो हम एग्जॉटिक ब्रीड्स को लाते हैं बाहर से जो कि इंडियन क्लाइमेटिक कंडीशंस को सूट नहीं करती हैं. बल्कि अगर हम देसी कुत्ते को पालें तो वो हमको ज़्यादा अच्छी कंपेनियनशिप देगा, ज़्यादा अच्छा गार्डिंग करेगा घर के बारे में, और ज़्यादा कम केयर मांगेगा. तो क्या आपको ऐसा लगता है कि इसमें कुछ ऑलमोस्ट रेसिज्म है कुत्तों की ब्रीड्स के बारे में? पवन जी, ये रेसिज्म तो मेरे ख्याल से आपकी भाषा से ही जाहिर हो गया, क्योंकि आपका पहला जो वाक्य था वो ये था कि देसी कुत्ता वर्सेस पेट डॉग, जैसे कि देसी कुत्ता पेट नहीं हो सकता है. करेक्ट, करेक्ट. तो ये एक मेरे ख्याल से एक मनोवैज्ञानिक बायस हो गया है कि पेट का अर्थ है केवल एक विदेशी नस्ल का कुत्ता, और सबसे पहले हमें ये अवधारणा को दूर करना है. सबसे अच्छा जो एक पेट है वो हमेशा जो हमारा देसी कुत्ता है वही होगा. हम सबके घरों में कुत्ते, हमारे घर में 14 साल से एक कुत्ता है, आज तक कभी बीमार नहीं हुआ. वो एक ही कुत्ता है आपके पास? जी, हमारे घर के अंदर एक है, और आसपास घर के आसपास करीब 4-5 कुत्ते हैं जो स्टेरलाइज्ड हैं, वैक्सीनेटेड हैं, और बहुत अच्छे कंपेनियंस हैं, ना केवल हमारे लिए लेकिन पूरे मोहल्ले के. वो देसी कुत्ता है? वो सारे ही देसी हैं, और उनमें से एक घर के अंदर है. पर मुद्दे की बात ये है कि हमारा तो कम से कम ये तजुर्बा है कि ये जानवर बहुत कम बीमार पड़ते हैं, जो आपके जो वेदर है, जो वातावरण है, उससे बहुत अच्छी तरह से घुले मिले रहते हैं. और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जो आपकी सारी ब्रीडिंग इंडस्ट्री है, पेट इंडस्ट्री है, हमें इसके पीछे जाना पड़ेगा, हमें समझना पड़ेगा ये इंडस्ट्री कैसे काम करती है और इसका क्या प्रभाव है. जो आप समस्या कह रहे हैं उस पर, जानवरों पर क्या प्रभाव है. इतना ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है उन जानवरों का जो ब्रीडर्स के पास रहते हैं. ब्रीडर्स का कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई उन पे टैक्स नहीं लगता है. इस वजह से, और क्योंकि इतनी वैल्यू है, अनफॉर्चुनेटली जो हमारी सोसाइटी है उसमें एक ये अवधारणा बन गई है, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, कि पेट केवल एक विदेशी नस्ल का कुत्ता हो सकता है. इसलिए बहुत एक्सप्लॉयटेशन से फीमेल्स को लगातार प्रेग्नेंट रखा जाता है, पप्स को जल्दी वीन कर लिया जाता है, और इन सब बारे में मेरे ख्याल से डॉक्टर साहब ज़्यादा अच्छा हमें बता पाएंगे. लेकिन एक एनिमल वेलफेयर पर्सपेक्टिव से और एक ह्यूमन वेलफेयर पर्सपेक्टिव से मैं सबको ये एनकरेज करूँगा कि जो हमारे देसी कुत्ते हैं उनको अडॉप्ट करें, शेल्टर्स में जाएं. वहाँ बहुत सारे ऐसे पप्स हैं और बड़े कुत्ते हैं जिनको कि घरों की ज़रूरत है, उन्हें घर दें. उससे आपको एक आजीवन साथी और दोस्त मिलेगा, और आपकी रखवाली, सुरक्षा सब होगी. लेकिन उसका ध्यान रखें, वो एक वैसा ही एक जंतु है जैसे कि आप और मैं हैं. उसको वही इमोशंस होते हैं, वही पीड़ा होती है. उसे ना केवल रोटी देना ज़रूरी है, लेकिन वही प्यार देना ज़रूरी है, वही कंपेनियनशिप देना ज़रूरी है. तो मेरे ख्याल से अगर हम लोग एज अ सोसाइटी, और ये आपका शीर्षक भी है, हम ऐसे क्यों हैं कि हम केवल विदेशी नस्ल को ही देख रहे हैं. और ये रेसिज्म है कि हम
जो एक वाइट स्किन व्यक्ति है, क्या वो हमसे सुपीरियर है? इसी प्रकार से क्या एक विदेशी नस्ल का कुत्ता किसी भी तरह से जो हमारे देसी नस्ल के कुत्ते हैं, क्या उसे सुपीरियर है? इसका विपरीत है पवन जी, कि एक्चुअली जो हमारे कुत्ते हैं वो कहीं ज्यादा इंटेलिजेंट भी है और हमारे वातावरण के अनुसार बिल्कुल वो एडजस्ट हुए, इतने सालों से, इतने सेंचुरी से उनका एवोल्यूशन हुआ है। हमें पेट्स बिल्कुल कतई खरीदने नहीं चाहिए, ये तो एक जुर्म है। हमें हमेशा पेट्स, बिल्कुल पेट्स रखिए, बहुत अच्छी चीज है, पर अडॉप्ट करिए। और इतने शेल्टर्स हैं और इतने जानवर हैं जिन्हें घरों की जरूरत है, प्लीज अडॉप्ट करिए। इससे काफी हद तक जिस समस्या की हम चर्चा कर रहे हैं, काफी हद तक तो वो वैसे ही हल हो जाएगी। एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में जो ये हम क्लिप देख रहे थे, बाहर के देशों में ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट है कि आप अपने पेट डॉग को भी स्टरलाइज कराएंगे। हम यहाँ भारतवर्ष में भारतीय जीव जंतु कल्याण बोर्ड की तरफ से एक प्रोग्राम चलाते हैं, एनिमल बर्थ कंट्रोल प्रोग्राम विद द हेल्प ऑफ सेविंग बॉडीज़, जैसे कि ये बता रहे थे, लेकिन वो सिर्फ स्टे डॉग्स के लिए है। बहुत कम पेट ओनर्स सेंसिटिव हैं कि उनको अपने पेट्स को भी स्टेरलाइज कराना है, क्योंकि दे आर ऑल्सो कंट्रीब्यूटिंग टू दिस प्रॉब्लम ऑफ ग्रोथ ऑफ डॉग पॉपुलेशन। वो उनके कुत्ते जाके बाहर मेटिंग करते हैं, अनवांटेड पपीज़ क्रिएट होते हैं, वो स्ट्रीट्स के ऊपर आ जाते हैं, जिससे कि डॉग पॉपुलेशन और बढ़ती रहती है। एक नंबर। दूसरी बात ये मैं बताना चाहता था कि पेट डॉग अगर आपका देसी कुत्ता है, कभी आपके साथ लिबर्टी नहीं लेगा, आपके बिस्तर पे नहीं बैठेगा, आपके सोफे पे नहीं बैठेगा। whereas all these other the so called pedigree dogs, they love to sleep in your bed, you know. So this is something ज़्यादा egalitarian समाज से आते हैं शायद। Yeah, absolutely, maybe that, or we give them too much of liberty, you know. So you see, there is a disease called zoonosis. Zoonosis are those diseases which we get from animals and vice versa. There are a lot of infections and diseases which are communicated through the dogs to the human beings. So if we are sleeping with the dogs, it's not a hygienic situation. We have to keep the pet as a pet only and not be a human partner, you know. We have to provide him affection, we have to interact with him, we have to give him food, groom him, take him out in companionship, okay, but there is a limit to that. I have seen a lot of people, they share their beds with the dog, which is I think is a bit too much. Correct. बड़े अच्छे पॉइंट्स आ रहे हैं, इश्यूज अभी और भी हैं, लेकिन पहले हम अपनी ऑडियंस से क्वेश्चंस लेंगे। कुछ कुत्ते ऐसे जो काटते हैं, तो उनसे ये पूछना चाहूँगा कि इससे कौन कौन सी बीमारी, खतरनाक बीमारी हो सकती है? सबसे जो भयानक बीमारी है वो है पागल कुत्ते से काटने के बाद रेबीज़ का बीमारी होना। ये भारतवर्ष में 20,000 से ज़्यादा लोग, ऐसा माना जा रहा है WHO ने, कि मरते हैं रेबीज़ से। और ये जो डिज़ीज़ है ये फेटल है, इसका कोई इलाज नहीं है जब एक बार ये शुरू हो जाती है। लेकिन रेबीज़ फुल्ली प्रिवेंटेबल भी है। अगर कुत्ते के काटने के बाद आप एंटी रेबीज़ पोस्ट एक्सपोजर ट्रीटमेंट लेते हैं तो आपका पूरा बचाव होता है। तो रेबीज़ एक ऐसी बीमारी है जो कि पागल कुत्ते के काटने से मनुष्य को होती है, लेकिन अगर आप अपने कुत्ते को एंटी रेबीज़ वैक्सीनेशन रेगुलरली लगवाते रहे हैं, हर साल लगवाते हैं, तो कोई ऐसा चांस नहीं हो सकता कि आपको रेबीज़ मिले। दूसरा है कुछ वर्म इन्फेक्शन। कुत्ते के पेट में कीड़े होते हैं, हमारे भी बच्चों के पेट में कीड़े होते हैं, तो कुछ ऐसे कॉमन हमारे वर्म्स हैं जो हम शेयर करते हैं डॉग्स के साथ। उसमें हुक वर्म जो है, राउंड वर्म्स जो हैं, वो बहुत कॉमन हैं। और कुत्ते जब पार्क के अंदर पॉटी वगैरह कर देते हैं, वो सूख जाती है, उसके अंदर कीड़े होते हैं, बच्चे वहाँ खेलते हैं, कई बार वो उस मिट्टी को खा लेते हैं, कई बार आँखों में वो चला जाता है तो आँखों में वर्म्स पैदा हो जाते हैं। तो राउंड वर्म और हुक वर्म जो हैं कुत्तों के, जो उनके पॉटी के थ्रू निकलते हैं, उससे आदमियों को काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है और हमें हुक वर्म और राउंड वर्म का इन्फेक्शन हो सकता है। तीसरा है स्किन इन्फेक्शंस। कई ऐसी स्किन की बीमारियां होती हैं जो कि जैसे स्केबीज़ है। स्केबीज़ की बीमारी डॉग से आदमी को भी आ सकती है। तो इसीलिए जब हम पालतू कुत्ते को रखते हैं तो उसकी स्किन का रेगुलर ग्रूमिंग होना चाहिए। अगर कोई इन्फेक्शन होता है डॉक्टर के पास ले जाके उसका ट्रीटमेंट पूरा कराना चाहिए, नहीं तो हमको भी लग सकती है, बच्चों को भी लग सकती है।
तो ये खास बीमारियां हैं, रेबीज़ का है, वर्म्स का इन्फेक्शन है, स्केबीज़ का इन्फेक्शन है। तो ये मेन खास बीमारियां हैं जो कुत्तों से, वैसे और भी कई हैं लेकिन खास ये 3 ही बीमारियां हैं जो कुत्तों से लग सकती हैं। अगला प्रश्न, जो पेट्स होते हैं उनका तो ख्याल हम रख लेते हैं क्योंकि वो हमारे पेट्स होते हैं, लेकिन समटाइम्स हम देखते हैं कि कुछ डॉग्स जो है वो इंजर्ड हो जाते हैं और उसके ऊपर भी मतलब काफ़ी मक्खियाँ वगैरह भिनकती हैं और मतलब काफ़ी जब वो इंजर्ड हो जाते हैं तो वो भी उससे भी काफ़ी डिजीज़ फैल सकते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? कुत्ता इंजर्ड हो जाता है और उसकी देखभाल कोई नहीं करता तो मक्खियाँ उसके ऊपर, जख्म के ऊपर बैठ जाती हैं और कुछ ऐसी जो बड़ी मक्खी होती हैं वो अपनी लार्वी उस जख्म के ऊपर ले कर देती हैं और वो 3-4 दिन के अंदर ही मैगेट्स बन जाते हैं और जो मैगेट्स बनते आते हैं वो लार्वी होते हैं उनकी, और वो जो कुत्ते का फ्लैश है उसके ऊपर ज़िंदा रहते हैं और उसको अंदर घुस जाते हैं बिल्कुल ज़ख्म के अंदर और भी उसको भयानक कर देते हैं। तो ये मैगेट इन्फेक्शन जो होता है ये फ्लाइज़ के लार्वी होते हैं और ये बहुत ख़तरनाक होते हैं। तो इसीलिए हमें चाहिए कि अगर कोई कुत्ता है जिसको चोट लगी है, अगर वो स्ट्रीट डॉग भी है, तो हमको इतना कंपैशन होना चाहिए हमारे अंदर, इतनी दया की भावना होनी चाहिए कि उसको लेके जाएं वेटनरी डॉक्टर के पास और उसकी मरहम पट्टी कराएं और वो कुछ ऐसी ऑइंटमेंट दे सकते हैं जो कि फ्लाई रेपेलेंट होती हैं जिससे कि मक्खियाँ उस जख्म के ऊपर नहीं आती हैं। तो ये हमारा ये एक फ़र्ज़ बनता है कि जब भी कोई ऐसा कुत्ता या जानवर जो इंजर्ड है तो उसका लेके जाएं, एनजीओ के पास लेके जाएं, वेटनरी डॉक्टर के पास लेके जाएं और उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट कराएं। कुत्ता जख्मी हो जाता है, उससे बीमारियाँ फैलती हैं, तो उससे इन्वायरमेंट में भी कोई प्रॉब्लम होती होगी ज़रूर। हाँ, देखिए एनवायरनमेंट में अगर ये मैगेट्स हैं आपने ट्रीट नहीं किए तो ये मक्खी बन के और ज़्यादा एनवायरनमेंट को पोल्यूट करेंगी। जो एनवायरनमेंट का ज़्यादा इफेक्ट है वो है डॉग की पॉटी से, जो कि हम पेट डॉग रखते हैं, उसको बाहर घुमाने लेके जाते हैं और वो सड़क के ऊपर पॉटी करता है या पार्क में पॉटी कर देता है। तो इससे एनवायरनमेंट में पोल्यूशन होता है और इससे जो कीड़े हैं उसके पेट में वो सारे एनवायरनमेंट में फैलते हैं। तो बाहर के देशों में ये कानून है कि अगर आप कुत्ते को बाहर घुमाने के लिए लेके जा रहे हैं तो आप साथ में एक बैग लेके जाएंगे। अगर वो जो पॉटी करता है वो उस बैग के अंदर आप लेंगे और उसको सील करके अपने घर में ला के डिस्पोज ऑफ करेंगे। आपको अगर कुत्ता डर्टी करता है तो आपको फ़ाइन हो सकता है, लेकिन हमारे भारतवर्ष में अभी तक इतनी जागरूकता नहीं आई है, आने वाली है। हम एक जो डॉग ब्रीडिंग रूल्स और पेट शॉप रूल्स लाने वाले हैं थोड़े दिन में, उसमें ये है कि रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप के अंदर हर आदमी का ये फ़र्ज़ है कि वो एनवायरनमेंट को पोल्यूट ना करे और अपने जो उसका डॉग है उसका प्रॉपर केयर करे और उसकी पॉटी वगैरह जो है उसको प्रॉपर डिस्पोजल करे। बहुत सारी संस्थाएं हैं दिल्ली में जो कि पशु पक्षियों का ख्याल रखती हैं, उनसे संपर्क करें। पर हमारी तरफ से ये करुणा और हम ये थोड़ा कल्पना करें कि अगर हम होते उस स्थिति में तो हमें कैसी दर्द हो रही होती, कैसी पीड़ा हो रही होती। उस कुत्ते को, उस जानवर को बिल्कुल हमारी तरह ही दर्द होता है और वो उसी तरह से महसूस करता है जैसे कि हम और आप महसूस करते हैं। तो ये हम ज़रूर याद रखें और हम सभी दर्शक भी याद रखें कि जब भी हम ऐसे जानवर देखते हैं हम कुछ कोशिश करें, हम थोड़ा रुकें, सोचें कि अगर मैं होता इसकी जगह पे तो मेरे पर क्या बीत रही होती और उसकी मदद करने की कोशिश करें। अगर आप खुद नहीं कर सकते हैं तो किसी एनजीओ को कांटेक्ट करें। आजकल काफ़ी संस्थाएं हैं जो ऐसा ये सब काम करती हैं। तो हम इसको नज़रअंदाज ना करें। अगली बार जब भी हम किसी पीड़ित जानवर को देखें, पशु को देखें, ज़रूर रुककर उसकी मदद करने की कोशिश करें। ओके, सो अच्छे पॉइंट्स आए और ये चर्चा जारी रहेगी बिकॉज मसले और भी हैं डिस्कस करने के लिए। अगले हफ्ते होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए जय हिंद। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है, अपनी ही पड़ी है, बेपरवाह हमारी चाल है। हम ऐसे क्यों हैं, आज खड़ा ये सवाल है।